एक मिनट बेटा। तो लेखक ओम थानवी जी, जिन्होंने हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो, जिसे मोहनजोदड़ो उन्होंने कहा है, मुर्दों का टीला, उन सारे क्षेत्रों की बड़ी बारीकी से जांच की है, बड़ी बारीकी से उन्होंने निरीक्षण किया है। और एक लेखक या यूं कहे कि एक पत्रकार जो थोड़ा घुमंतु प्रवृत्ति का भी है, तो जब वो लिखता है तो उसकी खास बात यही है, ओम थानवी जी की खास बात यही है कि वो बहुत ही बारीकी से उसका निरीक्षण करते हैं और बहुत ही बारीकी से किए गए निरीक्षण को हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोगों ने 8वीं में भी पढ़ा है, भारत की खोज में, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित है। वहां भी बहुत बारीकी से बातें की गई हैं, लेकिन वहां संक्षिप्त में विवेचना की है। और इंटरनेट पर बहुत कुछ आजकल मिल जाता है, आपको मिल जाएगा। लेकिन जब हम एक ऐसे विश्वसनीय लेखक के द्वारा लिखे गए पाठ को पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हम भी उसमें घूम रहे हैं। बीच बीच में चित्रात्मक शैली भी इसमें प्रयोग की गई है। तो ये खास तीत में दबे पांव, ओम थानवी जी द्वारा लिखित यह रचना, यह पाठ। यहाँ एक ये चित्र दिया गया, आप देख सकते हैं। ये मैं कर्जर घुमा रहा हूँ। ये बैल का जो चित्र है, ये वहीं से प्राप्त हुआ एक मोहर है, उस ये वहां से मिला है, जिसको उन्होंने इसमें दिखाया है। देखिए, अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं, दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर हैं। देखिए, यहाँ पर नियोजित शहर का जिक्र किया है लेखक ने। नियोजित शहर का मतलब आप जानते हैं? बताइए, कोई बता सकता है किसी को पता कुछ थोड़ा बहुत? कोई बात नहीं, गलत सही से पर मत जाइए। पता बच्चों? हेलो? सर व्यवस्थित। आप लोग हैं? वेरी व्यवस्थित। इंपॉर्टेंट। एक जने बोलो, चलो मैं बोलो पहले, मैं। सर व्यवस्थित। व्यवस्थित, ठीक है। मीना आप बोलिए, दिव्या। महत्वपूर्ण। नहीं नहीं, व्यवस्थित, प्लान्ड, ठीक है। जिसे अंग्रेजी में आप कहते हैं प्लान्ड सिटी, ये बिल्कुल वो बात है, नियोजित। यानी सबसे पहले जब किसी शहर को बसाना होता है, तो उसके लिए प्लान किया जाता है, सड़क कहाँ से कैसे बनेंगे, बिजली के खंभे कैसे होंगे, होंगे भी कि नहीं, अंडरग्राउंड होंगे बिजली के तार। वो सारी चीजें जब हम प्लान करते हैं, आजकल जैसे आप देखते हो ना, छोटे छोटे सिटी के नाम से या प्रोजेक्ट होते हैं ना, जैसे सिग्नेचर है, ओमेक्स सिटी है, ये छोटे छोटे सेक्टर टाइप जो बसाए जाते हैं, इनको प्लान किया जाता है, सरकार से इसका परमिशन लिया जाता है। वो जमीन की भी परमिशन ली जाती है एक्वायर करके। उसके बाद उसमें सरकार को दिखाया जाता है कि हम कहाँ सड़क बनाएंगे, कितने गज के प्लॉट बनेगी, ये सारी चीजें। तो ये प्लान इसे कहते हैं। लेकिन आज भी देखिए, भारत में आपको बता दें, कोई शहर प्लान नहीं है। खास बात ये देखिए आप, ये हैरानी की बात है कि भारत में एक चंडीगढ़ है जो प्लान शहर है, नियोजित शहर है। और फिर पाकिस्तान में एक शहर है, और एक और नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तीन ही शहर हैं अभी तक पूरे वर्ल्ड में। अब जो ये सेक्टर टाइप इस टाइप से जो बनते हैं अलग बात है, लेकिन अगर पूरा का पूरा शहर की बात अगर करें, तो नियोजित नहीं है। चंडीगढ़ नियोजित है, पूर्व नियोजित शहर है। और बिल्कुल हड़प्पा संस्कृति की याद दिलाता है। कभी आप जाएं तो चंडीगढ़ में जो मुख्य द्वार हैं लोगों के, वो मेन सड़क पर नहीं खुलते, वो गलियों में खुलते हैं, अंदर की तरफ खुलते हैं। ये नियोजित शहर के प्लान है। तो वहाँ सड़कें, चौराहे हर तरीके से प्लान्ड है। हालांकि अब चंडीगढ़ का जो नई बसावट हो रही है, तो वो रूप थोड़ा बिगड़ रहा है। लेकिन आप उसे ये कह सकते हैं कि मतलब जो भारत के शहरों में सबसे प्लान्ड शहर जो है, नियोजित शहर, वो चंडीगढ़ है। तो नियोजित का मतलब होता है प्लान्ड वे में, पूरे तैयारी के साथ किया जाए, किसी शहर को तैयार किया जाए, तो उसे नियोजित शहर कहते हैं।
तो ऐसा शहर उस समय सोचिए, 8,000 साल के आसपास आप कह सकते हैं, 8,000 साल हो जाएंगे अब, कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इतनी प्राचीन सभ्यता है। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको कि 1922 से पहले पूरे विश्व को पता ही नहीं था कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम की कोई चीज है। जबकि मिस्र की सभ्यता और दूसरी बेबीलोनिया, मिसिसिपी वगैरह की सभ्यताओं के बारे में जानकारी हो गई थी, और यह माना जा रहा था कि सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं। लेकिन 1922 में जब इसकी खोज हुई, वो भी तब जब वहां रेलवे लाइन बिछ रही थी, और उसी के दौरान उसके आसपास की खुदाई हुई, तो ये पता चला। कुछ जगह पर तो रेलवे लाइन बिछ चुकी है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन में। ये उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य रेल लाइन के विकास की भेंट चढ़ गए। ठीक है, सैकड़ों मील कहाँ से? मोन्जोदड़ो से। मोन्जोदड़ो से सैकड़ों मील दूर हड़प्पा संस्कृति है, जहां पर रेलवे लाइन बिछ जाने की वजह से बहुत सारा हिस्सा उसके नीचे चला गया, और वो पता भी नहीं चला। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने वहां की ईंटें निकाल निकाल करके अपने घर बना लिए या दूसरे काम कर लिए, यहाँ तक कि रेलवे लाइन में भी वो ईंटें बिछी हुई हैं, और इस प्रकार से लोगों को पता ही नहीं। लेकिन जब 1922 में वहां काम शुरू किया गया, तब जाके उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हुई, और फिर खुदाई होती है। फिर उसमें अलग अलग नाम आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे, कि राखाल दास बैनर्जी हैं, और काफी लोग हैं जिनके नाम पर वहां के कुछ हिस्सों के नाम रखे गए हैं। और 1922 में इसकी खुदाई शुरू हुई थी, तब जाकर के दुनिया को पता लगा कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी माना जाता है। यह शहर 200 हेक्टेयर में फैला था। आबादी कोई 85,000 थी। जाहिर है 5,000 साल पहले आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा। यहाँ 5,000 साल पहले है। कई जगहों पर, हालांकि भारत की खोज में भी यही दिया गया 5 से 6 हजार साल पहले, लेकिन अब नई रिसर्च में अगर आप देखेंगे तो उसमें 8,000 साल तक का जिक्र किया जा रहा है। तो 8,000 साल लगभग हो चुके हैं। अगर हम 5 से 6 हजार भी माने तो ये कम नहीं है। तो ये सोचिए कि दुनिया को पता ही नहीं था, और 1922 के बाद लोगों को पता चला कि सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र की, बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी प्राचीन सभ्यता है। और इस प्रकार से यह भारत इस मामले में अब बाकी देशों की सभ्यताओं से आगे हो गया। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की सबसे दिलचस्प बात यह कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था, ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो उससे बचा जा सके। देखिए, कई बार होता है कि जो नदियां हमारे लिए वरदान होती हैं, कई बार वही नदियां हमारे लिए शोक का कारण बनती हैं। आप देखिए कि एक नदी है, कोसी नदी। कोसी नदी आमतौर पर बहुत कम उसमें पानी होता है, लेकिन बिहार के एक हिस्से के लिए वह शोक का काम करती है। यानी इतना ज्यादा बाढ़ आ जाता है उसकी वजह से कि लोगों के जीवन बचाने के लाले पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की जो नदी है, वह सिंधु नदी, जहां पर यह सभ्यता बसी। क्योंकि देखिए, प्राचीन सभ्यताएं जितने भी हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो मिसिसिपी नदी के किनारे है, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, जिसे आप नाइल रिवर कहते हैं, नील नदी है। मिस्र यानी इजिप्ट, इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं, हिंदी में मिस्र। उसी तरह नील नदी को नाइल बोलते हैं। तो इनके किनारे बसी हुई सभ्यताएं हैं। तो नदियां शुरू से ही, और हमारे भारत में सबसे प्राचीन शहरों में वाराणसी आता है, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसे बहुत सारे शहर हैं, लगभग जो प्राचीन शहर हैं पहले के, जो अब नए बसे उनको छोड़ करके, सब के सब नदियों के किनारे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो विदाउट नदी के है। तो नदियां महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जीवन का
जीवन का आधार ही जल है। जल वायु, ये दो चीजें हमारे जीवन का आधार है। अगर ये नहीं रहेंगे तो हम शायद जीवित ही न रहें, और इन्हीं के माध्यम से हमारा जीवन चलता है। तो जल के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, खेती बाड़ी से लेकर के कुछ भी, यहाँ तक कि घर बनाना है तब भी हमें पानी चाहिए। ये बहुत सारी चीजें, यही वजह है कि सारी की सारी सभ्यता नदियों के किनारे बसी हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले अजायब घरों, अजायब घर यानी संग्रहालय, म्यूजियम्स में शोभा बढ़ा रहा हो, शहर जहां था अब भी वही है। यानी लेखक, ये देखिए फोटो भी, देखिए गली का फोटो है, देखिए आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा खुले मैदान का रास्ते का जिक्र किया गया है। 33 फीट चौड़ी सड़क का जिक्र किया गया है यहाँ पर, देखिए आप, ये इतनी चौड़ी सड़क रही होगी उस समय। और ये देखिए गली है पतली सी, मोहनजोदड़ो की एक गली, यानी ये घर है, घर के बीच में गली, और इन्हीं गलियों में अक्सर दरवाजे खुलते थे, द्वार खुलते थे। जो चौड़ी सड़क है इस पर नहीं। तो कहता है कि भले ही वो अजायब घरों में शोभा बढ़ा रहे हो, पर अभी भी आप इसकी किसी भी दीवार पर आप पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं। वो एक खंडहर क्यों ना हो, किसी घर की देहरी पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। देहरी यानी चौखट। देखिए एक शेर याद आता है, दीवार क्या गिरी मेरे मकान की, लोगों ने सहन में रास्ते बना लिए। सहन यानी बरामदा। शेर पसंद आया आप लोगों को, अच्छा लगा? कि दीवार क्या गिरी मेरे मकान की, लोगों ने सहन, यानी जब कोई घर खंडहर हो जाता है ना, तो उसके आसपास से रास्ता अगर होता है तो लोग उस खंडहर के बीच में से आना जाना शुरू कर देते हैं शॉर्टकट के चक्कर में। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए, भले ही अब वो दरवाजे नहीं है, खिड़कियां नहीं है, दीवारें भी ज्यादातर टूट चुकी हैं, लेकिन जब आप वहां से गुजरेंगे तो लेखक कहता है कि पांव रखते ही कोई देहरी, जो चौखट वाला हिस्सा है, तो आपका पांव थोड़ा सा सहसा आप सहम जाएंगे, रुक जाएंगे। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं, या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी के रुंझुन सुन सकते हैं। देखिए लेखक ने कितनी सुंदरता से वर्णन किया है, और एक एक चीज का जिक्र कर रहा है। यानी वो कह रहा है कि अगर उस रास्ते से आप गुजरेंगे तो बैलगाड़ी की रुंझुन आपको सुनाई दे सकती है, क्योंकि जब तक आप अतीत में कल्पना के अतीत में नहीं जाएंगे, या जब अतीत का काल्पनिक चित्र आपके मन में नहीं उभरेगा, तब तक आपको ये चीजें पढ़ने से कोई ज्यादा मजा नहीं आएगा। लेकिन जब आप इन चीजों को बड़ा गूढ़ता से समझते हैं, सोचते हैं, इसमें खो जाते हैं, तब आपको ये चीजें पता चलती हैं, जैसा कि लेखक को पता चली है। यहाँ की यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती, क्योंकि घर टूट चुके हैं, खंडहर टूट चुके हैं, तो कोई सीढ़ी जो ऊपर की तरफ जा रही है अचानक से वो कहीं टूट करके अधूरी पड़ी है, ऐसा लगता है कि वो आसमान की तरफ लेकर के जा रही है आपको। अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं, वहां से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक सकते हैं। ये लेखक की कला है, देखिए कितने बढ़िया बेहतरीन तरीके से वो लिख रहा है कि आपका पढ़ने में इंटरेस्ट भी लगे, और साथ ही साथ आप उसको इत्मीनान से सुने और समझें। ये खास बात है लेखक की। सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है, मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने का बाद का एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना है। देखिए एक चित्र इसमें है, अभी शायद आगे होगा, ये है मोहनजोदड़ो में बौद्ध स्तूप का टीला। लेकिन लेखक कह रहा है कि ये बाद का है, ये उस समय का नहीं है, सभ्यता का नहीं है। ए कहा गया, सॉरी, हम कहाँ थे? हाँ, यहाँ थे हम। तो लेखक कहता है कि ये बाद का है, जाहिर सी बात है। आपको अगर थोड़ा भी याद हो, थोड़ा पढ़ा हो कभी आपने, शीला विश्वविद्यालय का जिक्र आता है, पीछे केबीसी में पूछा भी गया था। तो आधुनिक अफगानिस्तान में पड़ेगा वह हिस्सा, कुछ पाकिस्तान में, कुछ अफगानिस्तान में, जो मौर्य काल में मौर्य काल में बौद्ध धर्म का और पूरे विश्व में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, बौद्ध बौद्ध शिक्षा का। यही इसी तक्षशिला में उस समय वेनसांग, चीन का जो यात्री है, वह आया हुआ था, और यहीं से वो शिक्षा ग्रहण करके गया था।
काफी कुछ लिखा है, और इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो वैन के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। आपको थोड़ा भी पता हो तो अशोक की जो सीमाएं थी वो अफगानिस्तान तक थी, आज भी उसके द्वारा लगाए गए वहां मौजूद है, यानी उसकी जो सीमा थी वहां थी। और महाभारत काल में भी अगर आप पढ़ें तो गांधारी जो वो गांधार की ही है। तो अगर आप इस तरीके से देखें तो सीमा इतने दूर तक थी, जो आज अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है वो वहां तक थी हमारी सीमा। तो उसी समय जो तक्षशिला विश्वविद्यालय वहां था, तो जाहिर सी बात है जब वहां आसपास तक्षशिला विश्वविद्यालय है तो बौद्ध धर्म में क्या होता है कि जब कोई महान गुरु मरता है तो उसके शरीर या शरीर के किसी अंग को जमीन पर रख करके उसके ऊपर टीला बना दिया जाता है, जैसा कि ये टीला बना हुआ है यहाँ पर। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त के बाद है, वो बाद में वहां पर पूरा रेत ही रेत हो गया था और किसी को भी पता नहीं कि नीचे क्या दफन है। तो उस समय बौद्धों के द्वारा बनाया गया यह स्तूप है, जिसे स्तूप बोला जाता है। सारनाथ में भी एक स्तूप है, और पटना में, बिहार के बहुत सारे हिस्सों में, श्रावस्ती में, बहुत सारी जगहों पर आपको इस तरीके के स्तूप मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, आप हरियाणा में एक चनेटी स्तूप है, आप वहां जाएंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। और ये पड़ेगा आपका यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ यमुनानगर मेन शहर से 5-6 किलोमीटर दूर है चनेटी स्तूप। मेरे वीडियो चैनल वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऐसा नहीं कि हरियाणा में बौद्ध धर्म का प्रभाव नहीं रहा। तो वो एक समय था जब हरियाणा में बौद्ध धर्म का प्रभाव था, खासतौर से सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश में था इसका प्रभाव। तो सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप नहीं है, और इसी को लोग वहां घूमने फिरने जाते थे। और उसी के पास 1922 में जब राखाल दास बनर्जी यहाँ आए, मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों के नाम पर वहां नाम रखा गया, जिसमें राखाल दास बनर्जी भी थे, इनके नाम पर भी वहां के कुछ जगहों का नाम रखा गया है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर यहाँ व्यापक खुदाई अभियान चलाया गया, तब जाकर के इस सभ्यता का पता चला। मेसोपोटामिया, इराक जिसे आजकल कहते हैं, कि प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा किया, यानी उसके बराबर में समकक्ष था। लोग ये मान करके चलते थे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता यानी इराक और मिस्र की सभ्यताएं जो हैं वो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं। लेकिन 1922 के सर्वेक्षण के बाद जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी हुई, जॉन मार्शल, राखालदास बनर्जी और इन ऐसे ही अन्य पुरातत्वविदों की वजह से, तब जाकर के यह पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी, सर्पिल यानी सांप के जैसे मुड़ी उड़ी सी, जैसे इधर उधर घूमती हुई सब, उसको हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचे थे। लेखक जब वहां गया होगा तो वो बता रहा है कि मैं कैसे वहां पहुंचा। पहली झलक अपलक, यानी जब हम अपनी पलकों को नहीं झपकाते, यानी बिना पलक झपकाए, तो सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया। यह सबसे रोमांचक भी है। न आकाश बदला है, न धरती पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गई। इस ठहरे हुए दृश्यों में हजारों साल से लेकर पल भर तक की धड़कन बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है, भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीर या वृत्त चित्र देखे हों, देखना अपनी आंख से देखना है। यानी लेखक कहता है कि भले ही आपने वृत्त चित्र देखा हो, कोई फिल्म देखी हो, कोई वीडियो देखा हो, लेकिन जब तक अपनी आंख से न देख लिया जाए तब तक वह देखना नहीं होता। बाकी सब आंख आंख का झपकना है, जैसे यात्रा अपने पांव चलना है, बाकी सब आपने खुद यात्रा नहीं की है तब तक वह यात्रा यात्रा नहीं होती। और जब तक आपने देखा नहीं होता, मानना उसे आप देखना नहीं कह सकते। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, समय हो गया है, इसके बाद हम और चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ यह पाठ यहाँ